उनके आचरण ने देश की गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचा है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री खड़गे जी, जो बहुत सीनियर लीडर है, वयोवृद्ध नेता हमारे, जो बहुत ही तजुर्बेकार है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। उनके साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी या द्वेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। इसको कंडेम करना चाहिए बाय वन एंड ऑल। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अब निंदा प्रस्ताव। विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, तो अब सरकार कह रही है इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएगी। यही हो रहा है। अदानी का मामला आता है तो सोरोस का मामला ले आया जाता है, और जब सभापति की निष्पक्षता को लेकर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है तो निंदा प्रस्ताव की बात होने लगती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को धीरज के साथ अंत तक देखेंगे। संसदीय व्यवस्था का सवाल है, एक लाइन में या पंच लाइन में बात नहीं हो सकती है। मॉनसून सत्र के दौरान छपी यह टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। हालांकि महुआ चटर्जी की यह रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से लिखी गई है, लेकिन इसमें कहा गया है कि विपक्ष की तरफ से सदन के नेता जेपी नड्डा को इस बात की अनधिकारिक रूप से जानकारी दे दी गई थी। उस समय भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा था, और इस रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी दल पक्षपाती कार्रवाई की घटनाओं का संकलन कर रहे थे। इससे जाहिर होता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने में विपक्ष ने जल्दबाजी नहीं की और ना ही सोरोस से ध्यान भटकाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब जेपी नड्डा कह रहे हैं सभापति की आलोचना नहीं की जा सकती। उनकी आलोचना का मतलब उनकी और सदन की अवमानना करना है। Chairman's ruling cannot be questioned or criticized. To do so, सभापति जी, to do so is contempt of the House and the chairman. ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री खड़गे जी, जो बहुत सीनियर लीडर है, वयोवृद्ध नेता हमारे, जो बहुत ही तजुर्बेकार है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, ये कंडेमनेबल है, ये निंदनीय है, और ये गलत परंपरा को रास्ता दिखाता है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम पड़ेगी। इसको कंडेम करना चाहिए बाय वन एंड ऑल। सर, मैं बड़े गंभीरता से उनकी बात सुनी, लीडर ऑफ द हाउस। उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन साहब बात करते हैं तो उनके सब ऑर्डर के खिलाफ, उनके जो निर्णय रहते हैं उसके विरुद्ध कोई बात नहीं करना चाहिए। ये कंटेम्प्ट होता है, उन्होंने कहा। सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग अपने विषय को भटकाना चाहते हैं, अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। आप आज तक किसी में आए क्या? आपने को स्वीकार किया? The House stands adjourned to meet at 2 p.m.
क्या वाकई नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किसी एडवाइजरी कमेटी की बैठक में नहीं गए हैं? इस आरोप और उनके जवाब से बहुत स्पष्ट उत्तर हमें नहीं मिला, लेकिन 9 दिसंबर का एक ट्वीट है जो दिखाना चाहता हूं। इस ट्वीट में तो यही लिखा है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के व्यवधान को दूर करने के लिए नेता सदन और नेता विपक्ष की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे सभापति जगदीप धनखड़ के साथ देखे जा सकते हैं। यह उदाहरण इसलिए दिया कि कहीं यह धारणा न फैल जाए कि सभापति बैठक में बुलाते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जाते हैं। सदन के अध्यक्ष की आलोचना सदन के भीतर और बाहर की जाती रही है। हमने 11 दिसंबर के वीडियो में आपको दिखाया तो था कि कैसे मॉनसून सत्र में लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला की सदस्यों ने खूब आलोचना की, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा गया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव उनकी अवमानना कर रहे हैं, बल्कि मॉनसून सत्र के रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से भी स्पीकर की आलोचना की गई, उन्हें उलाहना दी गई। तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. राज्यसभा बेशक अलग संस्था है, लेकिन फिर भी क्या वाकई सभापति की आलोचना करना सदन की अवमानना है? इसके पहले सदन के भीतर ही विपक्ष के सदस्यों ने कई बार उनके निर्णयों की आलोचना की है। क्या वो सब अब अवमानना मानी जाएगी? इस समय बीजेपी भूल गई है। जब हामिद अंसारी राज्यसभा के सभापति पद से रिटायर हो रहे थे, तब उनकी विदाई में दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? क्या वो आसन पर बैठे सभापति का अपमान नहीं था? प्रधानमंत्री तो उनकी सोच पर भी हमला करने लगे थे। आप सुन लीजिए। आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है। एज ए डिप्लोमेट उसी दायरे में जिंदगी के बहुत वर्ष आपके गए, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहां से रिटायर होने के बाद भी ज़्यादातर काम वही रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। क्या किसी भी प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सभापति के बारे में ऐसा कहा होगा? यह भी रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को दोबारा चलाकर देखिए और एक बार के लिए सोचिए कि किसी के विदाई भाषण में इस तरह से कहना भी चाहिए था। क्या ऐसा कहना उनका सम्मान था? 2021 में हामिद अंसारी की एक किताब आई, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। इसमें हामिद अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का जिक्र किया है। लिखते हैं कि दुनिया में भारत का प्रतिनिधि कहीं भी हो, कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, अपने निजी मत या मेहमान देशों की पसंद नापसंद से प्रभावित नहीं होता। वह भारतीय मूल्यों के अनुसार राष्ट्रहित में काम करता है। हामिद अंसारी के रिटायरमेंट के कई साल बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में बयान दिया कि अंसारी का झुकाव विपक्ष की तरफ था। क्या ऐसा करना सभापति के पद की गरिमा का सम्मान है? क्या सम्मान और अपमान वही होगा जो बीजेपी तय कर देगी? 2014 में जब हम आए राज्यसभा में, हमारी ताकत बहुत कम थी और चेयर का भी जरा झुकाव दूसरी तरफ था, लेकिन सीना तान करके
देश की सेवा करने के संकल्प से हम डिगे नहीं। इस बयान के 4 दिन बाद यानी 6 जुलाई 2024 को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मीडिया ने शातिराना ढंग से इस बात को नजरअंदाज कर दिया। जयराम रमेश ने तब कहा कि प्रधानमंत्री का यह बयान बिल्कुल घटिया था और अस्वीकार्य था, उसे तुरंत सदन से हटाया जाना चाहिए था। उन्होंने लिखा कि राज्यसभा के पूर्व सभापति हामिद अंसारी पर विपक्ष की ओर झुकाव रखने का प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। यह पहला मौका नहीं है जब नरेंद्र मोदी ने हामिद अंसारी पर निशाना साधा है। 7 साल पहले हामिद अंसारी के रिटायरमेंट के अवसर पर विदाई भाषण में उन्होंने उनकी शीर्ष राजनयिक पोस्टिंग का जिक्र किया जो इस्लामिक देशों में थी। दरअसल ये देश भारत के हित के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे और हामिद अंसारी ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त एवं न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के बाद आईएफएस से सेवानिवृत्त हुए थे। लेकिन इन बातों को शातिराना ढंग से नजरअंदाज कर दिया गया। पुरानी खबरों को पलट कर देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाले में कितना कुछ बह चुका है। याद कीजिए कि कैसे तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की टोपी से लेकर उनके मजहब का मजाक उड़ाया गया और अनर्गल बातें की गईं कि वे 26 जनवरी के झंडे को सलाम नहीं कर रहे हैं, जबकि वे प्रोटोकॉल निभा रहे थे। पाकिस्तान का समर्थन और भारत से गद्दारी करने तक के आरोप लगा दिए गए। ये सब करने वाले कौन लोग थे? बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से बेहतर कौन बता सकता है? लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। हामिद अंसारी ने विपक्ष को खूब मौके दिए बोलने के, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष को मौका नहीं मिला। उनके समय में बीजेपी ने इस तरह के आरोप नहीं लगाए कि माइक बंद कर दी जाती थी, कैमरा बंद हो जाता था, टोका टोकी होती थी, केवल सभापति को ही दिखाया जाता है। कोई भी दोनों के समय को यानी सभापति जगदीप धनखड़ और सभापति हामिद अंसारी के समय के रिकॉर्ड को देख सकता है कि किस तरह से निर्णय लिए जाते थे और सदन चलाया जाता